हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो इस प्लेलिस्ट का फोर्थ वीडियो है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन किया था बिटवीन लैंगचेन एंड लैंग्राफ, जहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया था कि लैंग्राफ होता क्या है और उसकी कोर कैपेबिलिटीज़ क्या है, और कब आपको लैंगचेन के साथ काम करना चाहिए और कब आपको लैंग्राफ के साथ काम करना चाहिए। अब आज का वीडियो विल बी टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स लैंग्राफ। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको लैंग्राफ में जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड डिस्कशन करके दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आज का वीडियो पूरा देखने पे फायदा ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जब हम प्रैक्टिकली वर्कफ्लोज बनाएंगे यूजिंग लैंग्राफ, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होंगे एंड यू विल फील एट होम। आप बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स कंज्यूम कर पाओगे और प्रैक्टिकली उसको कोड में कन्वर्ट कर पाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो एंड इफ पॉसिबल नोट्स बनाओ, ठीक है। और नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लैंग्राफ के कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के पहले आई फील एक बार आपको मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि लैंग्राफ होता क्या है। अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगा तो मैंने वहाँ पे आपको लैंगचेन और लैंग्राफ के बीच में एक बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन करके दिया था, और उसी प्रोसेस में मैंने आपको ये भी समझाया था कि लैंग्राफ होता क्या है और उसके कोर फीचर्स क्या हैं। तो उसी सारी चीज़ को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो लैंग्राफ इज नथिंग बट एन ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लैंग्राफ को एक एलएलएम वर्कफ्लो देते हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो लैंग्राफ सबसे पहले उस वर्कफ्लो को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, समथिंग लाइक दिस। अब इस ग्राफ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस ग्राफ का हर नोड आपके वर्कफ्लो का एक टास्क होता है, ठीक है। अब एलएलएम वर्कफ्लोज में बहुत तरह के टास्क हो सकते हैं। एक टास्क हो सकता है एलएलएम को कॉल करना, सेकेंड टास्क हो सकता है किसी टूल को कॉल करना, थर्ड टास्क हो सकता है डिसीजन मेकिंग करना। तो बेसिकली लैंग्राफ ने यहाँ पे क्या किया, उसने आपके वर्कफ्लो को समझा और फिर उस वर्कफ्लो को उसने एक ग्राफ का फॉर्म दे दिया। और ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया गया है कि हर नोड आपके पूरे वर्कफ्लो का एक सब टास्क है। और अच्छी चीज क्या है कि ये सारे के सारे नोड्स आपस में एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, और ये एजेस हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड या टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट, लैंग्राफ क्या कर रहा है, आपको एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एलएलएम वर्कफ्लो को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले तो रिप्रेजेंट कर सकते हो और फिर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे ही आपने एक बार ये ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट नोड को आपको बस इनपुट प्रोवाइड करना है और इस वर्कफ्लो को, इस ग्राफ को ट्रिगर कर देना है। ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, सारे के सारे नोड्स अपने सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और आपका वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एग्जैक्टली यही बात लिखी है कि लैंग्राफ इज एन ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग इंटेलिजेंट, स्टेटफुल एंड मल्टी स्टेप एलएलएम वर्कफ्लोज, ठीक है। अब सिर्फ ग्राफ बनाने तक ही लैंग्राफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको एडिशनल फीचर्स भी देता है। जैसे यहां पर अगर आप चाहो तो पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक नोड के बाद नेक्स्ट दो नोड्स साथ में एग्जीक्यूट होंगे। आप चाहो तो लूप्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस नोड के बाद वापस आप पीछे वाली नोड पे आ सकते हो, और ये काम आप साइकिल्स में कर सकते हो। आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो, इस नोड के बाद किसी कंडीशन पे या तो ये नोड एग्जीक्यूट होगा या तो ये नोड एग्जीक्यूट होगा। साथ ही साथ आपको मेमोरी का फीचर मिलता है कि जो भी यहाँ पर टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रिज्यूमेबिलिटी का भी फीचर मिल रहा है कि कल को कहीं पे किसी एक टास्क में आपका ये पूरा वर्कफ्लो अगर ब्रेक डाउन कर गया, तो आप वापस उसी पॉइंट से रिज्यूम भी कर सकते हो। तो ये सारे कोर फीचर्स मिला करके आप ऐसा बोल सकते हो कि लैंग्राफ इज एन आइडियल कैंडिडेट
फॉर बिल्डिंग एजेंटिक एंड प्रोडक्शन ग्रेड एआई एप्लीकेशंस। ठीक है। तो यही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देखो, बिकॉज वहाँ पे हमने एक रियल वर्ल्ड यूज केस की हेल्प से ये समझने की कोशिश की थी कि लैंग्राफ की ज़रूरत क्यों है। और मैंने वहाँ पे आपको 7 कोर फीचर्स बताए थे लैंग्राफ के। तो वो सब कुछ दोबारा से कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्राफ इज, अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके लैंग्राफ के कुछ कोर कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, जिनको स्टडी करने के बाद आप किसी भी तरह का वर्कफ्लो लिख पाओगे। सो गाइज, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलएलएम वर्कफ्लोज का। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको लैंग्राफ को डिफाइन करने के प्रोसेस में यही बताया था कि लैंग्राफ इज एन ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का एलएलएम वर्कफ्लो बना लेते हो, राइट। तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर फोकस करते हैं कि एलएलएम वर्कफ्लोज एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्कफ्लोज की। वर्कफ्लो क्या होता है? सो वर्कफ्लो को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ सीरीज ऑफ टास्क जो आप एग्जीक्यूट करते हो इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीडियो में जो ऑटोमेटेड हायरिंग वाला एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे हमें एक बंदे को हायर करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करने थे। सबसे पहले जेडी बनानी थी, फिर उसको पोस्ट करना था, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करना था, फिर इंटरव्यू करना था, फिर ऑनबोर्डिंग करनी थी। तो जब ये पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट किया इन द राइट ऑर्डर, तभी जा करके आपका पूरा हायरिंग का वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो सिंपल शब्दों में वर्कफ्लो को आप सीरीज ऑफ टास्क मान सकते हो जिसको सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट करके आप एक गोल अचीव करते हो। यही होता है वर्कफ्लो। अब एलएलएम वर्कफ्लो क्या होता है? एलएलएम वर्कफ्लो एक ऐसा वर्कफ्लो होता है जहां पे आपके पूरे सीरीज ऑफ टास्क में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो एलएलएम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा ऑटोमेटेड हायरिंग वाला जो एग्जांपल था, वो एक एलएलएम वर्कफ्लो था। वाई? बिकॉज उसमें मल्टीपल टास्क ऐसे थे जहां पे आपको एलएलएम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जेडी को लिखने के प्रोसेस में आपको एलएलएम की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग करने के प्रोसेस में आपको एलएलएम की ज़रूरत पड़े। हो सकता है इंटरव्यूज कंडक्ट करने के प्रोसेस में आपको एलएलएम्स को यूज़ करना पड़े। तो इन शॉर्ट, कोई भी वर्कफ्लो अगर अपने एग्जीक्यूशन के स्टेट में एलएलएम्स को यूज़ करता है तो फिर हम उसको एलएलएम वर्कफ्लो बुलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने चीजें लिख रखी हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो। एलएलएम वर्कफ्लोज आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूजिंग विच वी कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स एलएलएम एप्लीकेशंस. Each step in a workflow performs a distinct task, such as prompting, reasoning, tool calling, memory access, or decision making. ठीक है। और workflows can be linear, parallel, branched, or looped, allowing for complex behaviors like retries, multi-agent communication, और tool augmented reasoning. ठीक है। तो आई रियली होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि एलएलएम वर्कफ्लोज क्या होते हैं। अब ऑनेस्टली हर एप्लीकेशन का अपना खुद का वर्कफ्लो होगा, राइट। आपका ऑटोमेटेड हायरिंग का अलग वर्कफ्लो होगा, कॉल सेंटर को ऑटोमेट करने जाओगे उसका अलग वर्कफ्लो होगा। तो वर्कफ्लोज हमेशा अलग अलग ही होते हैं, बट देर आर सर्टेन वर्कफ्लोज जो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे, विच आर काइंड ऑफ कॉमन वर्कफ्लोज। तो मैं आपको कुछ कॉमन वर्कफ्लोज बताता हूँ जो आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इस पर्टिकुलर लैंग्राफ प्लेलिस्ट में भी मैं आपको ये कॉमन वर्कफ्लोज बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉमन वर्कफ्लो से। जो सबसे पहला कॉमन एलएलएम वर्कफ्लो है उसका नाम है प्रॉम्प्ट चेनिंग। ये एलएलएम्स की दुनिया में एक बहुत कॉमन वर्कफ्लो है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल टाइम्स सीरीज में एलएलएम से बात करते हो या एलएलएम को कॉल करते हो। ठीक है। जैसे कि आपको इस फ्लो डायग्राम में दिख रहा है, इस पूरे के पूरे वर्कफ्लो में आप एक बार, दो बार, तीन बार एलएलएम से बात कर रहे हो इन सीक्वेंस। ठीक है। इस तरह के वर्कफ्लो का एग्जांपल हो सकता है, मान लो आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे यूज़र आपको एक टॉपिक का नाम देगा और आपको उस टॉपिक के ऊपर एक रिपोर्ट, एज इन डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। अब आप
डायरेक्टली टॉपिक से डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं बनाओगे। इंस्टेड आप क्या करोगे, आप इस पूरे टास्क को ब्रेक डाउन करोगे। पहले आप क्या करोगे, आप टॉपिक से एक आउटलाइन प्रिपेयर करोगे, और फिर आप आउटलाइन की हेल्प से रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से प्रॉम्प्ट चेनिंग कर रहे हो। आपका टॉपिक आया, आप उसको फर्स्ट एलएलएम के पास भेज रहे हो और आप बोल रहे हो आउटलाइन ड्रॉ करो। जब आउटलाइन ड्रॉ हो गई तो फिर उस आउटलाइन को आप सेकंड एलएलएम के पास भेज रहे हो, और आप बोल रहे हो कि इस आउटलाइन के बेसिस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिंट करो। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट आप वहां यूज करते हो जहां पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और आप उसको सब टास्क में डिवाइड करना चाहते हो। और अच्छी चीज क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में बीच बीच में आप चेक्स लगा सकते हो कि आपका जो प्रोसेस है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एलएलएम कॉल के आउटपुट के ऊपर हमने एक चेक लगा दिया। ठीक है, जैसे हमारे यूज केस में एक चेक हो सकता है कि हमारा रिपोर्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5,000 वर्ड्स। अगर 5,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन वर्कफ्लो है जो आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा। आई रियली होप आपको प्रॉम्प्ट चेनिंग समझ में आ गई। सेकंड, एक और बहुत फेमस एलएलएम वर्कफ्लो है जिसको हम राउटिंग बुलाते हैं। सो राउटिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली एक टास्क को समझते हो और फिर ये डिसाइड करते हो कि उस टास्क को कौन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट तरीके से मैंने बोला, बट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप एक कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट बना रहे हो, तो इसको एक क्वेरी मिलेगी कस्टमर की तरफ से। अब क्वेरी कुछ भी हो सकती है। क्वेरी हो सकती है कुछ टेक्निकल प्लेटफॉर्म के बारे में, या फिर रिफंड से रिलेटेड, या फिर सेल से रिलेटेड, किसी भी तरह की क्वेरी हो सकती है। तो ये क्वेरी हमारे एलएलएम के पास आई। अब हमारा एलएलएम ये डिसाइड करेगा कि ये रिफंड रिलेटेड क्वेरी है, या टेक्निकल डाउट रिलेटेड क्वेरी है, या सेल्स रिलेटेड क्वेरी है। अगर रिफंड रिलेटेड क्वेरी है तो वो इस पर्टिकुलर एलएलएम के पास राउट कर देगा आपके रिक्वेस्ट को। अगर टेक्निकल डाउट है तो सेकंड वाले के पास भेज देगा। अगर सेल्स से रिलेटेड डाउट है तो थर्ड वाले के पास भेज देगा। तो बेसिकली ये जो एलएलएम है ये एक डिसीजन मेकर की तरह काम कर रहा है, जो ये डिसाइड कर रहा है कि इन तीनों में से कौन सा एलएलएम इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए सबसे केपेबल है। ठीक है, तो इन अ वे दिस पर्टिकुलर एलएलएम कॉल इज वर्किंग एज अ राउटर। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है जो आपको आगे चल के बहुत देखने को मिलेगा। अलग अलग वर्कफ्लोज जब आप बिल्ड करोगे तो उसमें ये छोटा सा राउटिंग पैटर्न आपको यूज करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको अभी तक के दो एलएलएम वर्कफ्लो समझ में आ गए, प्रॉम्प्ट चेनिंग एंड राउटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्कफ्लो की। नेक्स्ट एलएलएम वर्कफ्लो है पैरेललाइजेशन। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो में आप क्या करते हो कि आप एक गिवन टास्क को ब्रेक डाउन कर देते हो इनटू मल्टीपल सब टास्क्स, और फिर आप उन सारे के सारे सब टास्क्स को एक साथ एग्जीक्यूट करते हो, और उन सब के रिजल्ट को फिर आप मर्ज करके फाइनल आउटकम निकाल के देते हो। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक कंटेंट मॉडरेशन वर्कफ्लो बना रहे हो। कंटेंट मॉडरेशन वर्कफ्लो का मतलब है कि YouTube पे जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश होती है तो YouTube पहले उस वीडियो को चेक करता है कि क्या वो वीडियो एप्रोप्रिएट है, कि उसको लोगों के सामने लाइव किया जाए, क्या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हम YouTube के लिए वही कंटेंट मॉडरेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट मॉडरेशन के लिए आपको सेम वीडियो को मल्टीपल एंगल से चेक करना पड़ता है। जैसे कि आप सबसे पहले चेक करते हो कि क्या वो वीडियो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। सेकंड एंगल ये हो सकता है कि आप ये चेक करो कि क्या उस वीडियो में किसी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। और थर्ड एंगल हो सकता है कि आप ये चेक करो कि क्या उसमें कुछ सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं है। अगर ये तीनों चेक्स वीडियो पास कर लेगा तभी हम उस वीडियो को लाइव करेंगे, अदरवाइज हम उसको फ्लैग कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने कंटेंट मॉडरेशन टास्क को तीन सब टास्क में डिवाइड कर दिया।
हमें ये चेक करना है कि वीडियो लाइव करना चाहिए कि नहीं। और ये चेक करने के लिए हमें ये तीन चीज़ें चेक करनी है। अब मज़े की चीज़ क्या है कि ये तीनों चीज़ों को आप पैरेलली चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो की या नहीं, या फिर सेक्सुअल कंटेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ये तीनों टास्क पैरेलली किए जा सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, मान लो अगर आप ये टास्क खुद से कर रहे हो, तो आप वीडियो का कंटेंट उठाओगे, उसका ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करोगे और उसको फर्स्ट एलएलएम के पास भेज दोगे। फर्स्ट एलएलएम चेक करेगा कि क्या वो वीडियो सारे के सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकंड एलएलएम चेक करेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। थर्ड वाला चेक करेगा कि सेक्सुअल कंटेंट है कि नहीं। और फिर ये तीनों अपने अपने रिजल्ट्स इस एग्रीगेटर को भेजेंगे। और फिर ये एग्रीगेटर उन तीनों रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि वीडियो पब्लिश होना चाहिए या फिर नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरेललाइजेशन वर्कफ्लो का। और ये भी एक ऐसा पैटर्न है जो आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा। और हम भी इस प्लेलिस्ट में इसके ऊपर काम करने वाले हैं। हमारा जो अगला एलएलएम वर्कफ्लो है उसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर वर्कफ्लो। अब ऑनेस्टली ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो बहुत सिमिलर है पैरेललाइजेशन वर्कफ्लो के, जो हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा। विच मीन्स यहाँ पे भी आपको एक टास्क को मल्टीपल पैरेलल सब टास्क में डिवाइड करना होता है। ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर में आपको पहले से इन सब टास्क का नेचर नहीं पता होता। ये डायनामिकली डिसाइड होता है। जैसे पैरेललाइजेशन में क्या हो रहा था, आप यूट्यूब वाले एग्जांपल में आपको पहले से पता था कि आपका फर्स्ट वाला एलएलएम वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइंस के बेसिस पे जज करेगा, सेकंड वाला एलएलएम मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जज करेगा, और थर्ड वाला एलएलएम सेक्सुअल कंटेंट के बेसिस पे जज करेगा। तो ये पहले से प्री डिफाइंड है। बट ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर वाले में पहले से पता नहीं होता कि फर्स्ट एलएलएम क्या काम करेगा, सेकंड क्या काम करेगा, थर्ड क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिसर्च असिस्टेंट बना रहे हो जिसका काम होगा कि एक गिवन क्वेरी के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट बनाना। ठीक है। अब इस रिसर्च रिपोर्ट को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हमारे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा करके उस टर्म को सर्च करना पड़ेगा। और फिर जितना इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको एग्रीगेट करके एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। बट सर्च कहाँ पे करना है और क्या सर्च करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी क्वेरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्वेरी कोई साइंटिफिक टर्म है या फिर कोई टेक्निकल टर्म है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने फर्स्ट एलएलएम को जाके बोलो गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करने, जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। राइट। वेयर एज अगर आपका सर्च टर्म कोई सोशल फिनोमिना है या फिर कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट है, तो फिर देर इज अ चांस कि आप अपने एलएलएम को बोलो कि जा करके गूगल न्यूज़ पे जाके सर्च करो। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस्ड ऑन द इनपुट क्वेरी क्या सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, ये बहुत वेरी कर जा रहा है। ये जो सब टास्क है ये बहुत वेरी कर जा रहा है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रेटर बोल के एलएलएम होता है। तो जैसे ही सर्च क्वेरी आती है तो ऑर्केस्ट्रेटर उसको और एनालाइज करता है और वो डिसाइड करता है कि हर जो सब एलएलएम्स हैं, मतलब जो उसके अंदर के वर्कर्स हैं, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर के जो वर्कर्स हैं, उनको क्या काम मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट क्वेरी ऑर्केस्ट्रेटर हर वर्कर एलएलएम को अलग टास्क असाइन कर सकता है। ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे भी चीजें पैरेलली हो रही हैं, एंड में जाके उनका रिजल्ट एग्रीगेट हो रहा है। बट पहले से हमें नहीं पता है कि टास्क का नेचर क्या होगा। वो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट क्वेरी वेरी कर सकता है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो है जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। और होपफुली इस प्लेलिस्ट में हम इसको भी कवर करेंगे। और जो लास्ट कॉमन वर्कफ्लो है उसका नाम है इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर।
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है, और इस टास्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस टास्क को एक बार में परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपका सिस्टम आपके लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करे, बट देर इज अ गुड चांस कि फर्स्ट टाइम में आपको आपका परफेक्ट ईमेल ना मिले। या फिर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम आपके लिए एक ब्लॉग बना के दे किसी टॉपिक के ऊपर। तो अगेन कोई गारंटी नहीं है कि वन गो में जब आप अपने एलएलएम को बताओगे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग चाहिए, तो वो आपको बेस्ट ब्लॉग बना के दे देगा। बिकॉज इस तरह की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो या ब्लॉग्स लिख रहे हो या पोएम्स लिख रहे हो या स्टोरीज लिख रहे हो, ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी का काम है, और इसमें आइटरेशन लगता है। मतलब खुद सोचो ना, कोई जो पोएट होता है या कोई राइटर होता है, जब वो कुछ लिखता है ना तो वो आइटरेशन में लिखता है। वो पहला ड्राफ्ट लिखता है, फिर उसमें देखता है कि क्या कमी रह गई, फिर उस कमी को फीडबैक बना करके दूसरा ड्राफ्ट बनाता है। फिर ये प्रोसेस वो लूप में करता चला जाता है, तो 5-6 स्टेप्स के बाद उसको फाइनल अपना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सेम वर्कफ्लो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर वर्कफ्लो। यहाँ पे आपके पास दो एलएलएम्स होते हैं। एक होता है आपका जनरेटर एलएलएम, और एक होता है आपका इवैल्यूएटर एलएलएम। सो आप यहाँ से अपना टास्क बताते हो कि मुझे ब्लॉग लिखना है या ईमेल लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला जो एलएलएम है, ये आपको एक ब्लॉग जनरेट करके देगा, जिसको हम सॉल्यूशन बुलाते हैं। अब इस सॉल्यूशन को हम इवैल्यूएटर के पास भेजते हैं, और इवैल्यूएटर को हम एक कंक्रीट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताते हैं। और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो क्या करता है, आपके सॉल्यूशन को या तो एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। अगर रिजेक्ट करता है तो एक फीडबैक भी देता है। तो अगर आप रिजेक्ट हो गए और आपको एक फीडबैक मिला, तो आपका जनरेटर क्या करेगा, उस फीडबैक के बेसिस पे फिर से नया सॉल्यूशन जनरेट करेगा। और ये पूरी चीज लूप में होते जाती है अनटिल इवैल्यूएटर सेटिस्फाई हो जाए, उसको लगे कि हाँ भाई, अब जो सॉल्यूशन आया है ये सही है, और वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाता है और आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो है। और जब मैं आपको लूप्स के बारे में पढ़ाऊंगा लैंग्राफ में, उसके ठीक बाद मैं आपको ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो बना के दिखाऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आई होप आपको नटशेल में समझ में आ गया एलएलएम वर्कफ्लोज क्या होते हैं, और जो कॉमन वर्कफ्लोज हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, 5 अलग अलग वर्कफ्लोज। एंड इन दिस प्लेलिस्ट आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला कोर कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स, नोड्स और एजेस का कॉन्सेप्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये तीनों मिला करके आप कह सकते हो कि लैंग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अगर आपको याद होगा, वीडियो की शुरुआत में जब मैंने डिफाइन किया था कि लैंग्राफ क्या है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लैंग्राफ इज एन ऑर्केस्ट्रेटर फ्रेमवर्क, जो किसी भी एलएलएम वर्कफ्लो को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ वाई आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लैंग ग्राफ किसी भी वर्कफ्लो को, किसी भी एलएलएम वर्कफ्लो को ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी चीज़ समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में पता होगा, तो शायद आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक या दो एसेज लिखने होते हैं। और ये ऐसे एक्चुअली बहुत वेटेज कैरी करते हैं उस मेंस एग्जाम में, और इसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन ऑर्डर टू क्रैक यूपीएससी। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, लेट्स से वी आर बिल्डिंग अ वेबसाइट जहाँ पे हम जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव अ वेबसाइट जहाँ पे जैसे ही कोई यूज़र आएगा, हमारा वेबसाइट उसको एक ऐसे टॉपिक जनरेट करके देगा। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐसे लिखेगा टाइप करके। वो अपना ऐसे सबमिट करेगा, और हमारी वेबसाइट उस ऐसे को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेगी, इवैल्यूएट करेगी, और एक स्कोर जनरेट करेगी।
अगर स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा हुआ तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अगर स्कोर उसका कट ऑफ से कम हुआ तो हम उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम उसको ऑप्शन देंगे कि फीडबैक के बेसिस पे अगर वो चाहे तो दोबारा से ऐसे लिख सकता है। और फिर हम उसको दोबारा इवैल्यूएट करेंगे। ये पूरी चीज़ बेसिकली हम आइटरेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मान लो ये एलएलएम वर्कफ्लो आपको बनाना है। ऑब्वियसली इसमें एलएलएम्स की ज़रूरत पड़ेगी मल्टीपल जगहों पे। तो मान लो हमें ये एलएलएम वर्कफ्लो बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग लैंग्राफ। सबसे पहले तो आपको इस हाई लेवल गोल को, कि आपको इस तरह की एक वेबसाइट बनानी है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्शनेबल स्टेप्स क्या है? स्टेप वन टॉपिक जनरेट करना। स्टेप टू जो ऐसे उसने लिखा है स्टूडेंट ने वो आप कलेक्ट कर लो। स्टेप थ्री इवैल्यूएट करना। स्टेप फोर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आपने चेक किया है तो उन रिजल्ट्स को एग्रीगेट करना। उसके बाद बताना कि उसका रिजल्ट उसका ऐसे अच्छा था या खराब था। उसके बाद फीडबैक देना। उसके बाद अगर वो चाहे तो दोबारा रिवाइज्ड ऐसे लिख सकता है। ये पूरा फ्लो हमें सबसे पहले कॉपी पेन पे लिखना पड़ेगा। एक बार जब आप लिख लो तो अब आप इस फ्लो को एक्चुअली लैंग्राफ की हेल्प से एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये फ्लो बना रखा है। सो दिस इज द फ्लो, द सेम फ्लो जो हमने अभी डिस्कस किया, बट दिस टाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, सो यू कैन सी टॉपिक जनरेट हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद यूजर ऐसे लिख रहा है, हम उस ऐसे को कलेक्ट कर रहे हैं। और इस स्टेप में हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तीन चीज़ों के बेसिस पे। क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना है ऐसे में, डेप्थ ऑफ एनालिसिस कितना है, फैक्ट चेक वगैरह कर रहे हैं, और लैंग्वेज कैसा है ऐसे का, वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, टोनालिटी कैसा है, ये सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। और तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम उसको नॉर्मलाइज स्कोर दे रहे हैं 5 के ऊपर। तो टोटल हम 15 मार्क्स पे उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। और मान लो थ्रेशोल्ड हमने रखा है 10 नंबर का। तो फाइनल इवैल्यूएशन ये रहेगा कि अगर आपका स्कोर 10 से ज़्यादा है तो सक्सेसफुल, हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हमारा फ्लो एंड हो जाएगा। और अगर 10 से नीचे है तो हम उसको बताएंगे द ऐसे वॉज नॉट अप टू द मार्क, और हम उसको फीडबैक देंगे तीनों चीज़ों के बेसिस पे कि क्या गलती हुई। और फिर उसको ऑप्शन देंगे कि तुम दोबारा ऐसे लिखना चाहते हो। अगर वो बोलेगा नो तो फिर से फ्लो एंड हो जाएगा। अगर वो बोलेगा यस तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे और ये पूरा फ्लो फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इस तरह के किसी भी फ्लो को आप बहुत आसानी से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट यू शुड हैव। ठीक है, सेकेंड, आप इस ग्राफ को अगर देखो तो इस ग्राफ में आपको दो चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट दिखाई देगा नोड, एज इन नोड्स, और सेकंड आपको दिखाई देगा एजेस। ठीक है, अब मजेदार चीज क्या है कि यहाँ पे हर जो नोड है वो एक्चुअली आपके वर्कफ्लो का एक सिंगल टास्क को रिप्रेजेंट करता है। तो लैंग्राफ एग्जैक्टली यही कर रहा है। जब वो ग्राफ बनाता है तो ग्राफ बनाने के प्रोसेस में हर नोड एक सिंगल टास्क को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचोगे कि बिहाइंड द सीन्स ये नोड है क्या? तो लैंग्राफ में हर नोड बिहाइंड द सीन एक पाइथन फंक्शन है। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पाइथन फंक्शन लिखना आता है तो आप ये नोड भी क्रिएट कर सकते हो। तो एसेंशियली अगर आप देखो तो लैंग्राफ में जो ग्राफ बनता है इट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ पाइथन फंक्शंस जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। एजेस हमें ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोड के एग्जीक्यूट होने के ठीक बाद नेक्स्ट कौन सा नोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट नोड्स हमें बता रहे हैं कि करना क्या है, और एजेस हमें बता रहे हैं कब क्या करना है। ठीक है, व्हेन टू एग्जीक्यूट अ नोड। अब एजेस भी आपके कई तरीके के हो सकते हैं। आपके सीक्वेंशियल एजेस हो सकते हैं जहाँ पे एक के बाद दूसरा आ रहा है। आपके पैरेलल एजेस हो सकते हैं जहाँ पे एक साथ दोनों चीजें जितनी भी हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं। आपके पास कंडीशनल एजेस भी हो सकती हैं जहाँ पे आप ब्रांचिंग परफॉर्म कर रहे हो। मतलब या तो इस डायरेक्शन में फ्लो जाएगा या तो इस डायरेक्शन में फ्लो जाएगा, या फिर आप लूप भी करवा सकते हो। सो यू कैन सी ये ग्राफ के स्ट्रक्चर में इस पूरे वर्कफ्लो को रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या है कि हर नोड आपके टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके बीच में
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होगा, ये एजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसमें भी आप अलग अलग टाइप का फ्लो एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सीक्वेंशियल फ्लो भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, पैरेलल फ्लो भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ब्रांचिंग भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लूपिंग भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ये सारी चीज आपको लैंग ग्राफ प्रोवाइड कर पा रहा है, बिकॉज ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि कैसे लैंग्राफ किसी भी एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो को बहुत आसानी से ग्राफ में कन्वर्ट कर पाता है, और कैसे उस ग्राफ में हर नोड एक टास्क को रिप्रेजेंट करता है और एजेस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली ये जो पूरी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, और इसको आप ट्रूली तब अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप कोड लिखोगे और खुद के वर्कफ्लोज बनाओगे। बट फिलहाल मुझे आपको एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू देना था। आई रियली होप ये पर्टिकुलर पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना फर्स्ट वर्कफ्लो बनाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो भी आपने पढ़ा अभी, उसको आप कितनी आसानी से लैंग ग्राफ में एक्सप्रेस कर सकते हो। जो अगला कोर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेट। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट होता क्या है। अगर आप किसी भी एलएलएम वर्कफ्लो की बात करो, तो उस वर्कफ्लो को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के प्रोसेस में कुछ पीसेस ऑफ डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, जो उसको थ्रू आउट एग्जीक्यूशन गाइड करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये जो यूपीएससी वाला एलएलएम वर्कफ्लो है, यहाँ पे इस वर्कफ्लो से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ज़रूरी, मतलब रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैंडिडेट जो ऐसे लिख रहा है, ये एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा है जो आपको थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन चाहिए होगा, इट्स रिक्वायर्ड। सोच के देखो, आपको जब इवैल्यूएशन परफॉर्म करना है तो आप इवैल्यूएशन किस चीज़ पे परफॉर्म करोगे? इसी ऐसे टेक्स्ट के ऊपर, राइट? सिमिलरली, जो आप स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आगे का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। बिकॉज इन स्कोर्स के बेसिस पे आप एक फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर उस फाइनल स्कोर के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि उस बंदे का ऐसे अच्छा है या फिर खराब है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी एलएलएम वर्कफ्लो जब आप बनाने जाओगे, तो उस वर्कफ्लो को चलाने के लिए, लॉजिकली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। और उस इंफॉर्मेशन की खासियत क्या है कि वो ओवर टाइम इवॉल्व होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप मान लो यूजर जो भी ऐसे लिख रहा है उसको कहीं पे स्टोर कर रहे हो इन अ वेरिएबल। अब कल को ऐसा होगा कि वो फेल कर गया, ऐसे उसका ऐसे उतना अच्छा नहीं है और वो दोबारा से ऐसे लिखना चाहता है, तो हम वापस आके उससे ऐसे लिखवा रहे हैं, और जो नया ऐसे है उसको हम वापस उसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली उस वेरिएबल का जो कंटेंट है वो ओवर टाइम इवॉल्व करते रह रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो उसका स्कोर है वो भी चेंज होता रहेगा जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आगे बढ़ रहा है आपके वर्कफ्लो का। तो ये जो डेटा है आपके वर्कफ्लो से रिलेटेड, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, सेकेंड जो ओवर टाइम इवॉल्व होता है जैसे जैसे आपका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है, इसी को हम स्टेट बुलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लैंग्राफ स्टेट इज अ शेयर्ड मेमोरी दैट फ्लोज थ्रू योर वर्कफ्लो। इट होल्ड्स ऑल द डेटा बीइंग पास्ड बिटवीन नोड्स एज योर ग्राफ रन्स। सो लैंग्राफ में एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। जब आप लैंग्राफ में कोई भी ग्राफ बनाने जाते हो, तो वो ग्राफ बनाने के पहले लैंग्राफ आपको बोलता है कि आप पहले अपना स्टेट डिफाइन करो, और उस स्टेट में आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में सारे के सारे डेटा पॉइंट्स ऐड करो। जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो में क्या क्या डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं? ऐसे का टेक्स्ट एक डेटा पॉइंट हो सकता है, ऐसे का टॉपिक एक डेटा पॉइंट हो सकता है, डेप्थ के लिए उसको कितना स्कोर मिला, लैंग्वेज के लिए उसको कितना स्कोर मिला, क्लैरिटी के लिए उसको कितना स्कोर मिला, ओवरऑल स्कोर क्या है, वो सब कुछ एक एक डेटा पॉइंट है जो आपके एग्जीक्यूशन को चलाने में हेल्प करेगा और ओवर टाइम इवॉल्व करेगा। ठीक है। अब इस स्टेट से रिलेटेड सबसे पावरफुल बात यह है कि एट एनी मोमेंट आपके हर नोड के पास इस स्टेट का एक्सेस है। तो जब कोई भी पर्टिकुलर नोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट होने के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट में ये पूरा का पूरा स्टेट दिया जाता है। फिर ये नोड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और वो इस स्टेट में चेंजेस करता है, और फिर यही स्टेट वो आगे भेजता है।
अगले नोड के पास। फिर अगले नोड को सेम स्टेट एज इनपुट मिला, उसमें उसने चेंजेस किए, और जो भी चेंजेस हुए, चेंज्ड स्टेट वो आगे भेज रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये जो स्टेट है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्ड है बिटवीन ऑल नोड्स। सेकंड, ये म्यूटेबल है। सो ये सारे के सारे नोड्स उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो स्टेट है ये इवॉल्व कर रहा है। राइट। एंड यही सबसे बड़ी खासियत है स्टेट की। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि कोड में ये स्टेट बनाया कैसे जाता है। सो बहुत सिंपल है, ये एक्चुअली एक स्पेशल डिक्शनरी होती है जिसको हम टाइप्ड डिक्शनरी बुलाते हैं। ये बेसिकली पाइथन में एक क्लास है। तो आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, और उस ऑब्जेक्ट में आप ये सारे फील्ड्स ऐड करते हो। आप चाहो तो पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बट मोस्टली टाइप्ड डिक्शनरी यूज होती है। तो कुछ स्पेशल नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ डिक्शनरी जो आपके कोड में हमेशा अवेलेबल है हर नोड के पास। ठीक है। एंड अगेन आई विल से दिस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे आप बहुत यूज करोगे जब आप कोड लिखोगे। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई हो। जो अगला कोर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिड्यूसर्स, और ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड है स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ। सो अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टेट के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। पहला ये कि जो स्टेट होता है आपका, वो एक्सेसिबल होता है टू ऑल द नोड्स। आपके ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं वो सब के सब आपके कंप्लीट स्टेट को, एज इन सारे की वैल्यू पेयर्स जो स्टेट के अंदर है, सबको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड, स्टेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, विच मीन्स कि कोई भी नोड जा करके आपके स्टेट में चेंजेस कर सकता है। अब एक सिनेरियो देखते हैं। ठीक है। सिनेरियो ये है कि हम एक बहुत बेसिक सा वर्कफ्लो डिजाइन कर रहे हैं जहां पर हमें इनपुट में दो नंबर्स दिए जा रहे हैं। फिर हम उन दो नंबर्स के बीच में सम परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रिजल्ट प्रिंट करके दे रहे हैं। अब मान लो ये वर्कफ्लो आपको लैंग्राफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आप अपने स्टेट में क्या क्या की वैल्यू पेयर्स ऐड करोगे। आई गेस आप थोड़ा भी सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके वर्कफ्लो को चाहिए होंगे अपना काम करने के लिए। पहला है फर्स्ट नंबर, दूसरा है सेकंड नंबर, और तीसरा है रिजल्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन फर्स्ट नोड पे आएगा तो आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यूज मिलेंगी। मान लो यूजर ने 5 और 6 दिया, तो ये नोड क्या करेगा, स्टेट में जाके अपडेट कर देगा कि फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर 6 है। ठीक है। फिर यही स्टेट अगले नोड को एज इनपुट मिलेगा कि उसको क्या करना है, इन दो नंबर्स का सम करना है। तो वो झट से 5 + 6 11 करके रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। फिर ये स्टेट एज इनपुट जाएगा अगले नोड के पास। अगला नोड क्या करेगा, रिजल्ट को उठाएगा, उसमें टू से मल्टीप्लाई करेगा, और वापस वो वैल्यू रिजल्ट में ही स्टोर कर देगा यहाँ पे। और फिर फाइनली हम ये रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज़ ये है कि सम ने रिजल्ट की एक वैल्यू लिखी विच वॉज 11, और अगले नोड ने उसको अपडेट करके उसके बदले 22 लिख दिया, बिकॉज दिस वैल्यू इज म्यूटेबल। और यही होता है, मल्टीपल नोड्स सेम वैल्यू के ऊपर अपडेट्स कर सकते हैं, और अपडेट करने का मतलब होता है पिछला वैल्यू हटा के नया वैल्यू रख देना। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा का पूरा फ्लो जो है वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट देर आर सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे ये जो अपडेट करने का फीचर है स्टेट को, ये आपको फायदा ना पहुंचा के उल्टा नुकसान पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और फ्लो की बात करें जहाँ पे मान लो हम एक सिंपल चार्टबॉट बना रहे हैं। अब चार्टबॉट में पूरा का पूरा वर्कफ्लो कैसा दिखेगा कि एक ह्यूमन होगा और एक एलएलएम होगा, और ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे इन लूप। ठीक है। तो यही हमारा वर्कफ्लो है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्कफ्लो से रिलेटेड स्टेट क्या होगा,
तो अगेन इसका स्टेट बहुत सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे मैसेज बोल करके एक की वैल्यू पेयर रखोगे। ठीक है। तो अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, आप ह्यूमन नोड पे आए, तो ह्यूमन ने लेट्स से बोला हाय माय नेम इज नितिश। तो ये नोड क्या करेगा, इस स्टेट में जाके अपडेट कर देगा हाय माय नेम इज नितिश। अब क्या हुआ, ये स्टेट एलएलएम के पास, एज इन एलएलएम वाले नोड के पास पहुंचा, और एलएलएम वाले नोड ने इस मैसेज को देख के रिप्लाई किया, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है। अब वापस फ्लो पहुंचा इस नोड के पास। अब इस नोड के पास ये स्टेट है। अब ह्यूमन ने फिर से क्या पूछ लिया, कैन यू टेल मी माई नेम। तो बेसिकली ये हट गया और ये आ गया। अब फिर से हम एलएलएम वाले नोड के पास पहुंचे और अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब एलएलएम इस मैसेज को देख के कभी भी नहीं बता सकता कि यूजर का नाम क्या था, क्योंकि वो मैसेज जो आया था जहां पे यूजर ने अपना नाम बताया था, वो इरेज हो गया स्टेट से। तो इस सिनेरियो में आपका ये जो अपडेट करने का पॉलिसी है, स्टेट को अपडेट करने का पॉलिसी है, वो एक्चुअली फेल कर जा रहा है। चैटबॉट जैसे सिनेरियो में आइडियली आपको क्या करना चाहिए, रादर देन अपडेटिंग द मैसेज, आपको अभी तक जितने भी मैसेज चैट में आए हैं उन सबको ऐड करते जाना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली यही फंडा है रिड्यूसर का। रिड्यूसर आपको ये बताता है कि आपके स्टेट में जो अपडेट्स होंगे वो कैसे होंगे। क्या आप रिप्लेस करोगे, या फिर आप ऐड करोगे, या फिर आप मर्ज करोगे। स्टेट में अपडेट करने का तरीका क्या होगा, यही हमें रिड्यूसर बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिड्यूसर इन LangGraph defines how updates from nodes are applied to the shared state. Each key in the state can have its own reducer। मतलब हो सकता है कि एक की बोले अपडेट होने दो, दूसरा की बोले कि नहीं ऐड होने दो, तीसरा की बोले मर्ज होने दो। तो सबका अपना अपना रिड्यूसर हो सकता है। Each key in the state can have its own reducer, which determines whether new data replaces, merges or adds to the existing value। ठीक है। जैसे हमारा ये यूज केस है यूपीएससी वाला, यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे आपको रादर देन अपडेट करने के प्रिजर्व करके रखना चाहिए पास्ट जो भी स्टेट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक की वैल्यू पेयर है ऐसे टेक्स्ट बोल के। ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारा स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो पहला ऐसे उसने लिखा वो अच्छा नहीं निकला, और यूजर ने बोला कि भाई मैं दोबारा से नया ऐसे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ आके वो नया ऐसे लिखेगा। जैसे ही वो नया ऐसे लिखेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और पुराना जो उसने ऐसे लिखा था वो लॉस्ट हो जाएगा, वो गुम हो जाएगा। राइट। फिर वो नीचे आया, फिर से इवैल्यूएशन हुआ, तो पता चला कि नहीं यार अभी भी फीडबैक अच्छा नहीं है, तो उसने फिर से रीटेक किया और उसने तीसरी बार ऐसे लिखा। तो अब सेकंड वाला ऐसे भी गायब हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। बट व्हाट इफ उस स्टूडेंट को देखना था उसका खुद का इवोल्यूशन, वो अपना पहला वाला ऐसे भी देखना चाहता है, दूसरा वाला भी देखना चाहता है, तीसरा वाला भी देखना चाहता है, और वो देखना चाहता है कि कैसे वो इम्प्रूव कर रहा है। इन दैट केस अपडेट करने का पॉलिसी इज नॉट गुड। इन सच सिचुएशंस आप ऐड करोगे, आप पहले वाला ऐसे रखोगे, उसके आगे सेकंड वाला ऐसे ऐड करोगे, उसके आगे थर्ड वाला ऐसे ऐड करोगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये ऐड बोल करके एक फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस वाला इरेज नहीं होगा, नया वाला ऐड होता जाएगा। ठीक है। तो रिड्यूसर का बेसिक फंडा यही है। रिड्यूसर बताता है कि स्टेट में जो अपडेट होगा वो किस तरीके से होगा, रिप्लेस होगा, ऐड होगा, मर्ज होगा, ये तरीका बताता है रिड्यूसर। ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको किसी ना किसी यूज केस में रिड्यूसर्स दिखाऊंगा। जनरली जब आप पैरेलल वर्कफ्लोज बनाते हो तब रिड्यूसर्स ज़्यादा काम आते हैं। तो होपफुली जब हम पैरेललाइजेशन वाला वर्कफ्लो बनाएंगे वहां पे आई विल बी एबल टू शो यू कि रिड्यूसर्स को कैसे कोड किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले आपके साथ एक लास्ट चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है।
और वो चीज़ है लैंग्राफ का एग्जीक्यूशन मॉडल। सो मैं थोड़ा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स लैंग्राफ एक वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है। ये पूरी चीज़ समझाने के पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। ये जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन मॉडल है जिसके ऊपर लैंग्राफ काम करता है, ये एक्चुअली गूगल प्रेगल से इंस्पायर्ड है। गूगल प्रेगल क्या है? इट्स बेसिकली अ सिस्टम जो बहुत लार्ज स्केल पे ग्राफ प्रोसेसिंग कर सकता है। और ये चीज़ गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेटेड है। तो लैंग्राफ ने अपना जो एग्जीक्यूशन मॉडल बनाया है वो काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड है गूगल प्रेगल से। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक वर्कफ्लो बनाते हो और चलाते हो लैंग्राफ में तो बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे ही आपको एक वर्कफ्लो दिया जाता है बनाने, आप सबसे पहले उस वर्कफ्लो से रिलेटेड एक ग्राफ क्रिएट करते हो। ठीक है। ग्राफ क्रिएट करने का मतलब है आप तीन चीज़ें कर रहे हो। पहला, आप उसके नोड्स और एजेस डिफाइन कर रहे हो, और साथ ही साथ आप उसका स्टेट क्रिएट कर रहे हो जो कि बेसिकली एक टाइप्ड डिक्शनरी है। ठीक है। तो इस पूरे स्टेप को बोला जाता है ग्राफ डेफिनेशन। ओके। एक बार जब आपका ग्राफ आप डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कंपाइल करते हो। कंपाइल करने का मेन फंडा ये है कि आप बस चेक करना चाहते हो कि आपने जो ग्राफ बनाया है उसका स्ट्रक्चर लॉजिकली करेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक नोड ऐसा है जो किसी दूसरे नोड से कनेक्टेड ही नहीं है। इसको हम ऑर्फन्ड नोड बोलते हैं। इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए आपके ग्राफ के स्ट्रक्चर में। तो ये सब कुछ कंपाइल वाले स्टेप में चेक होता है। एक्चुअली यहाँ पर एक कंपाइल बोल के फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हो। एक बार जब कंपाइलेशन हो जाता है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले इन्वोकेशन करते हो। सो इन्वोकेशन में आपका काम क्या होता है कि आप जो आपके ग्राफ का फर्स्ट नोड है उसको आप अपना इनिशियल स्टेट पास करते हो। जैसे ही आप अपना इनिशियल स्टेट पास करते हो अपने फर्स्ट नोड को, ये पर्टिकुलर नोड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि इस नोड से अटैच जो पाइथन फंक्शन है वो कॉल हो जाता है और वो अपना काम करने लगता है। और काम करने के बाद वो क्या करता है कि आपके स्टेट के ऊपर एक पार्शियल अपडेट करता है। जैसे ही ये पार्शियल अपडेट होता है आपके स्टेट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेटेड स्टेट इस एज के थ्रू अगले नोड तक पहुंच जाता है और आपका अगला नोड बिल्कुल सेम तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। फिर वो भी अपना काम करता है, स्टेट में पार्शियल चेंजेस करता है, और फिर से नोड एच के थ्रू स्टेट को आगे भेजता है। तो ये जो हम कॉन्स्टेंटली एज को यूज करके स्टेट को अगले नोड के पास भेज रहे हैं, इस प्रोसेस को मैसेज पासिंग बोला जाता है। ठीक है। और ये जो राउंड बाय राउंड काम हो रहा है, जैसे ये हुआ एक राउंड, फिर सिमिलरली ये हुआ दूसरा राउंड, फिर सिमिलरली ये हुआ तीसरा राउंड, तो ये जो राउंड बाय राउंड काम हो रहा है इसको लैंग्राफ की लैंग्वेज में सुपर स्टेप बुलाया जाता है। स्टेप क्यों नहीं बुलाया जाता है, सुपर स्टेप क्यों बुलाया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे देखो, मान लो यहां पर हो आप, यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर राइट ऐसे वाला नोड ट्रिगर हो गया, एक्टिवेट हो गया, इसका फंक्शन कॉल हो गया और इसने कुछ अपडेट कर दिया स्टेट के अंदर। अब मैसेज पासिंग के थ्रू ये जो अपडेटेड स्टेट है ये आगे जाएगी आगे वाले नोड के पास। बट यहां पर आप नोटिस करो कि आगे तीन पैरेलल नोड्स हैं। तो अब आपके सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इस मैसेज को तीनों नोड्स के पास भेजना पड़ेगा, और ये तीनों नोड्स साथ में अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और तीनों साथ में स्टेट के ऊपर अपडेट्स करेंगे। तो यहां पे जो आपका स्टेप है, दिस कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पैरेलल स्टेप्स, एंड दैट इज व्हाई लैंग्राफ ने ये सोचा कि रादर देन कॉलिंग दिस अ स्टेप, वी शुड कॉल सुपर स्टेप। बिकॉज ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कभी कभी आपके पास पैरेलल इन्वोकेशंस हो, तो एक से ज्यादा स्टेप्स पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, तो उनको स्टेप बुलाना लॉजिकल नहीं है, तो लेट्स कॉल इट
सुपर स्टेप। ठीक है। फिर इन तीनों से स्टेट अपडेट होता है, रिड्यूसर के थ्रू मर्ज होता है, और फिर इन एजेस के थ्रू पास होकर के अगले नोड के पास पहुंचता है। सिमिलरली अगला नोड एक्टिवेट होता है, वो अपना काम करता है, स्टेट को अपडेट करता है, मैसेज पासिंग करता है। ऐसे करते करते आप एंड पे पहुंचते हो। ठीक है। और आपका पूरा एग्जीक्यूशन तब रुक जाता है जब आपके पास कोई भी एक्टिव नोड नहीं होता और आपके एजेस में कोई भी मैसेज पास नहीं कर रहा होता। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपका जो वर्क फ्लो है वो स्टॉप कर जाता है। तो यहाँ पे बस समझने की चीज ये है कि आपने जब ये ग्राफ बनाया विथ मल्टीपल नोड्स, तो आपको मैन्युअली एक नोड को कॉल करके फिर दूसरे नोड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं करोगे, आप पहले नोड को कॉल करोगे, उसको स्टेट दोगे, उसका काम खत्म होने के बाद दूसरे नोड को कॉल करोगे, स्टेट भेजोगे। नहीं, ये सारा काम इंटरनली खुद ब खुद हो रहा है। और इस पूरी चीज में जो दो तीन चीजें आपको सुनने को मिलेंगी आगे, वो है मैसेज पासिंग, बेसिकली एजेस के थ्रू स्टेट भेजना आगे वाले नोड के पास, एंड सुपर स्टेप्स का कॉन्सेप्ट कि आपका पूरा का पूरा वर्कफ्लो इज डिवाइडेड इनटू सुपर स्टेप्स। वन सुपर स्टेप कैन हैव वन स्टेप और इट मे हैव मोर देन वन स्टेप्स। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूशन मॉडल समझाना था, सो दैट आगे जब आप खुद चीजें चला के देखोगे लैंग्राफ में तो थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे कि अच्छा बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। हमने जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कोर कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे आगे, वो डिस्कस कर लिए यहाँ पे थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली। अब गोइंग फॉरवर्ड आई फील कि जब आप कोड में ये सारी चीज़ें करोगे, आपको चीज़ें नई और एलियन नहीं लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। दैट इज़ वाई मैंने अलग से ये वीडियो शूट किया। आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।